हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सीपी सिंह और आज हम चालू करने वाले हैं कैलेंडर का हमारा दूसरा लेक्चर। अगर अभी तक आपने कैलेंडर का पहला लेक्चर नहीं देखा है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि लेक्चर 2 देखने से पहले आप लेक्चर 1 जरूर देखें। लेक्चर 1 में हमने लीप ईयर, ऑड डे और किसी भी दी गई तारीख का दिन कैसे निकालते हैं, इन कॉन्सेप्ट्स के बारे में डिटेल में डिस्कस किया है। वैसे तो वो लेक्चर आपको पूरा देखना चाहिए, पर फिर भी किसी कारणवश अगर आपके पास समय ना हो और आप इस लेक्चर 2 को पूरा समझना चाहते हो तो उस लेक्चर 1 को 26 मिनट 11 सेकंड के बाद से पूरा देखें। मैं दोहराता हूं, 26 मिनट 11 सेकंड के बाद से पूरा देखें। अब एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं कि हमने वो ट्रिक पढ़ा क्या था, ताकि आज की क्लास समझने में हमको कोई दिक्कत ना हो। जैसा कि हमने पिछली क्लास में ये देख रखा है कि अगर किसी भी तारीख से आपको दिन निकालना हो तो आपको 5 चीजों की जरूरत पड़ती है। पहला है डेट, दूसरा है कोड फॉर मंथ, तीसरा है कोड फॉर सेंचुरी ईयर, चौथा है लास्ट 2 डिजिट ऑफ द ईयर और आखिरी है नंबर ऑफ लीप ईयर्स इन दैट गिवन नंबर ऑफ ईयर्स। और इन सारी चीजों को आखिरी में डिवाइडेड बाय 7 कर देना है। अब इस कॉन्सेप्ट के क्विक रिवीजन के लिए मैंने एक क्वेश्चन लिख रखा है। मान लीजिए मैं मानता हूं कि मेरे पास एक तारीख है 27 जुलाई 1988 की, और अगर इसमें ये तरीका अप्लाई करना हो तो पहली चीज तो डेट एज इट इज लिख देनी है, तो मैंने लिख दिया 27। अब आता है जुलाई, तो इस जुलाई का जो कोड है वो होता है 0 और इसके बाद आता है कोड फॉर सेंचुरी ईयर। अगर मैं 1988 को 1900 प्लस 88 लिखूं तो इसमें जो 1900 है ये मेरा सेंचुरी ईयर है और जो 1900 है इसका कोड होता है 0। इसके बाद आता है लास्ट 2 डिजिट ऑफ द ईयर 88, और इस 88 में कम से कम क्या, ये एग्जैक्ट है, ये आएंगे 22 लीप ईयर। अब अगर मुझको इसको 7 से डिवाइड करना हो तो अगर मैं 27 को 7 से डिवाइड करूं तो रिमाइंडर बचेगा 6, 88 को 7 से डिवाइड करूं तो रिमाइंडर बचेगा 4 और 22 को 7 से डिवाइड करूं तो रिमाइंडर बचेगा 1। मैंने ये कोड्स डायरेक्टली कैसे लिख लिए हैं इसके लिए आपको पिछला लेक्चर देखना होगा। अब क्योंकि हमारा जवाब रिमाइंडर से मिलता है इसीलिए मैंने रिमाइंडर लिख लिए हैं। हमारा रिमाइंडर हुआ 6 प्लस 4 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 7। 7 से डिवाइड करना है 6 और 1 फिर से 7, तो ये हो गया 4/7। क्योंकि 4 7 से छोटा है तो इसका मतलब हमारा रिमाइंडर बचा 4, और 4 का मतलब होता है वेंसडे। 4 का मतलब होता है वेंसडे। अब मैंने ये कोड्स फिर से लिख रखे हैं क्योंकि इस पूरे क्लास में हमको इसी कोड्स पे काम करना है, तो इस कोड्स का ध्यान रखेंगे आप। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं हमारे कॉन्सेप्ट नंबर 2 की ओर। अभी तक जो हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा है उसमें हमारे पास एक तारीख दी होती थी और हमको उस तारीख से उस तारीख का दिन निकालना होता था। अब ये जो कॉन्सेप्ट नंबर 2 है इसमें सिर्फ इतना डिफरेंस है कि आपको एक तारीख के बजाय आपको 2 तारीख गिवन होगी। उन 2 तारीखों में से किसी एक तारीख का दिन दिया होगा और उस एक दिन के बेसिस पे आपको दूसरा दिन निकालना होगा। अब इसमें क्वेश्चन अलग अलग तरीके के होते हैं, मतलब ऐसे क्वेश्चन जिसमें जो ईयर का डिफरेंस है वो 1 ईयर का हो, और दूसरे ऐसे क्वेश्चन जिसमें जो ईयर का डिफरेंस है वो 1 ईयर से ज्यादा का हो, मतलब 2 ईयर, 3 ईयर या किसी भी नंबर ऑफ ईयर। अब अगर मैं बात करूं डिफरेंस ऑफ 1 ईयर, जैसा मैंने बोला कि यहाँ पे 2 तरीके के क्वेश्चन हो सकते हैं, एक ऐसे क्वेश्चन जिसमें डिफरेंस ऑफ 1 ईयर या फिर डिफरेंस ऑफ मोर देन 1 ईयर या फिर डिफरेंस ऑफ एनी नंबर ऑफ ईयर। अब अगर मैं डिफरेंस ऑफ 1 ईयर की बात करूं तो मुझको ऐसी 2 तारीखें दी हुई हो सकती हैं जो बिल्कुल सेम डेट की हो और डिफरेंस 1 ईयर का तो होगा ही होगा, या फिर इसमें डिफरेंस 1 ईयर का हो पर जो 2 तारीखें गिवन है वो अलग अलग हो हमारे लिए। और दूसरा जो क्वेश्चन है वो ये कि हमको जो नंबर ऑफ ईयर है वो 1 साल से ज्यादा का हो। अब अगर आपके ऐसे क्वेश्चन हो जिसमें डिफरेंस ऑफ ईयर 1 साल से ज्यादा का हो तो हम अभी वही ट्रिक अपनाएंगे जो हमने अभी तक सीखा है। और अगर डिफरेंस ऑफ ईयर 1 ईयर का हो, इसमें पहला जो क्वेश्चन है, जो पहला टाइप है जिसमें आपको सेम डे गिवन होता है, सेम डे, मतलब अगर मैं पहले साल 9 अगस्त की बात करूं, मान लीजिए 9 अगस्त 2012, और मैं दूसरे साल भी बात करूं 9 अगस्त 2013, तो यहां पे जो डिफरेंस है 2012 और 2013, इसमें 1 साल का डिफरेंस है। और जो 2 डेट हमको गिवन है वो 9 अगस्त और 9 अगस्त की। मैं ऐसे क्वेश्चन की बात कर रहा हूं जिसमें डिफरेंस तो 1 ईयर का हो पर डेट सेम गिवन हो, तो ऐसे क्वेश्चन हम ऑड डे के कॉन्सेप्ट से बना सकते हैं। देखिए ये आपके ऊपर है कि आप ऑड डे के कॉन्सेप्ट को यूज करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते, क्योंकि मैंने पहले ही कहा था कि ये सारे क्वेश्चन सिर्फ एक ट्रिक से बनाए जा सकते हैं जो हमने पहले ही सीख रखा है। तो चलिए फिर भी हम इसको देख लेते हैं कि हमारा ऑड डे का कॉन्सेप्ट कैसे काम करता है, कैसे क्वेश्चंस के लिए जिसमें डिफरेंस 1 ईयर का हो और डेट सेम हो। पर इससे पहले हमको कुछ चीजें जान लेनी जरूरी है,
और यही वो चीजें हैं जो हमको इस तरीके के क्वेश्चन बनाने में हेल्प करेंगी। अब मैं ये ऑड डे का कॉन्सेप्ट क्यों बता रहा हूं, जब मैंने बोला कि ये एक ट्रिक से ही सॉल्व किया जा सकता है, क्योंकि अगर डिफरेंस 1 ईयर का हो और अगर डेट सेम हो तो ये बहुत आसानी से विद इन 2 और 3 सेकेंड आप सॉल्व कर सकते हैं। इसलिए मैं तरीका बता रहा हूं, और दूसरा ये टफ भी नहीं है। पहली बात ये कि अगर मैं ऑर्डिनरी ईयर की बात करूं, एक ऐसा ईयर जिसमें साल 365 दिन का होता है, तो इसमें आप इस बात का ध्यान रखें कि साल का पहला दिन जो भी होगा, साल का अंतिम दिन भी वही होगा। मैं इस बात को दोहराता हूं, अगर मैं एक ऑर्डिनरी ईयर की बात करूं तो ऑर्डिनरी ईयर में जो भी साल का पहला दिन होता है, साल का अंतिम दिन भी वही होता है। मतलब अगर 1 जनवरी, लेटेस्ट से 2015 की बात करता हूं मैं, जो कि एक ऑर्डिनरी ईयर है, अगर 1 जनवरी 2015 मंडे था तो 31 दिसंबर 2015 भी मंडे होगा। मैं 1 जनवरी 2017 की बात करूं, मान लीजिए ये वेडनेसडे था, इसका मतलब 31 दिसंबर 2017 भी वेडनेसडे होगा। तो आपको ये बात जान लेनी है कि अगर ऑर्डिनरी ईयर का केस हो तो फर्स्ट डे ऑफ द ईयर मतलब 1 जनवरी और लास्ट डे ऑफ द ईयर मतलब 31 दिसंबर, ये हमेशा सेम होते हैं। क्यों? अगेन ये ऑड डे के कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। हमको पता है कि ऑड डे के बाद जो एक्स्ट्रा डे बचता है वो बिल्कुल सेम होता है, हमने पिछले लेक्चर में इस बात पे डिस्कस किया है। तो अगर मैं 365 दिन की बात करूं तो इसमें 52 पूरे हफ्ते और एक ऑड डे बचता है, और अगर इसमें एक ऑड डे बचता है तो डेफिनेटली जो पहला दिन होगा यही आखिरी दिन होगा। अब अगर मैं लीप ईयर की बात करूं तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि जो आखिरी दिन होगा वो पहले दिन से एक दिन ज्यादा होगा। मतलब जैसे मैंने यहाँ पे 2 एग्जाम्पल लिख रखे हैं। अगर मान लीजिए मैं 2012 की बात करता हूं और 2016 की बात करता हूं, ये दोनों ही लीप ईयर हैं, मैंने इसलिए इसका एग्जांपल ले लिया। अगर मैं बोलता हूं कि 1 जनवरी 2012, क्योंकि ये लीप ईयर है, और अगर मैं 1 जनवरी 2012 को ट्यूसडे बोलता हूं तो इसका मतलब ये है कि 31 दिसंबर 2012 वेडनेसडे होगा। देखिए हमने लिख रखा है कि ऑर्डिनरी ईयर में फर्स्ट डे और लास्ट डे सेम होता है, लेकिन लीप ईयर में लास्ट डे फर्स्ट डे से एक ज्यादा होता है। इसका कॉन्सेप्ट भी ऑड डे पे बेस्ड है, क्योंकि लीप ईयर में 2 ऑड डेज होते हैं, तो इसीलिए यहाँ पे जो लास्ट डे होता है वो फर्स्ट डे से एक ज्यादा होता है। ये ऑड डे के कॉन्सेप्ट को अभी हम डिस्कस करते हैं, पर फिलहाल इस बात को जान ले कि लीप ईयर के केस में जो लास्ट डे होता है वो फर्स्ट डे से एक ज्यादा होता है। जैसे अगर 2012 का 1 जनवरी ट्यूसडे था तो 2012 का 31 दिसंबर वेडनेसडे होगा। अगर मैं बात करता हूं 2016 की, मैं मान लेता हूं कि 2016 का जो फर्स्ट डे था वो फ्राइडे था, मतलब 1 जनवरी ऑफ 2016 फ्राइडे था। तो इसका मतलब ये है कि 31 दिसंबर 2016 विल बी सैटरडे। अब मैंने बोला कि ये ऑड डे के कॉन्सेप्ट पे है, तो इसको समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए, पहले इस बात को देखते हैं कि मेरे पास मैंने ये 7 दिन का एक ग्रुप बना के रखा है, क्योंकि एक वीक 7 दिन का ही होता है, और हमको ये बात पता है, हमने पहले लेक्चर में डिस्कस किया है कि ऑड डे वो एक्स्ट्रा दिन होता है जो 7 दिन के ग्रुप के बाद बच जाता है। तो अगर मैं 7 दिन का ग्रुप बनाता हूं और जिसमें पहला दिन मंडे है तो दूसरा दिन ट्यूसडे होगा, तीसरा वेंसडे, देन थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। मतलब अगर पहला दिन मंडे था तो जो 7th डे होगा ये डेफिनेटली ये संडे होगा। और इसके बाद अगर ये एक ऑड डे बचा, जैसे 365 डेज, एक ऑर्डिनरी ईयर की बात करते हैं, हमने ये पहले भी डिस्कस किया है कि 365, जैसे अगर मैं यहाँ पे 365 को अगर मैं यहाँ पे 365 को 7 से डिवाइड करूं तो मैं देखता हूं मेरे पास एक ऑड डे बचता है। इसका मतलब इस केस में हमारे पास ये वाला ऑड डे बचा हुआ है ऑर्डिनरी ईयर के केस में। लेकिन अगर मैं लीप ईयर को 7 से डिवाइड करता हूं तो मैं देखता हूं मेरे पास 2 ऑड डे। इसका मतलब यहाँ पे जो 9th डे है ये डे की बात हो रही है। फिर से समझाता हूं, ऑर्डिनरी ईयर में एक ऑड डे, मतलब यहाँ पे जो 8th डे है वो एक्स्ट्रा डे हमारे पास बचा हुआ है। लेकिन अगर मैं लीप ईयर की बात करूं तो हमारे पास 2 ऑड डे। इसका मतलब ये जो दूसरा दिन है ये 9th डे, हमारे पास लीप ईयर में ये 9th डे भी होगा। ये तो होगा ही होगा, पर क्योंकि हम बात तो 9th डे की करेंगे, इसीलिए अगर मैं बात करता हूं फर्स्ट डे मंडे है तो 7th डे संडे होगा। और अगर एक ऑड डे बचा, इसका मतलब 8th डे, आप खुद देख सकते हैं कि यहाँ पे मंडे है। इसीलिए एक ऑर्डिनरी ईयर में फर्स्ट डे और लास्ट डे मतलब जो एक ऑड डे बचा हुआ है वो क्या होगा? मंडे होगा। और अगर मैं एक लीप ईयर की बात करूं तो यहाँ क्योंकि 2 ऑड डे बचते हैं तो यहाँ पे जो लास्ट डे होगा वो आप ध्यान दें तो मंडे के एक दिन बाद का है। तो ये सिंपल सा रूल है, ऑड डे के कॉन्सेप्ट पे बेस है कि ऑर्डिनरी ईयर फर्स्ट डे एंड लास्ट डे विल बी सेम, वेयर एज इन लीप ईयर फर्स्ट डे
और लास्ट डे में एक दिन का डिफरेंस होता है, मतलब जो लास्ट डे होगा वो फर्स्ट दिन से एक दिन का ज्यादा होगा। ये बात हमने समझ ली। तो चलिए जो हमने सीखा उसको अब डेट्स के थ्रू देखते हैं। मैंने एक सीरीज बना के रखी है 2014 से लेके 2021-22 तक की। अब इसको देखते हैं और बिल्कुल सेम ऑर्डिनरी ईयर, फर्स्ट डे एंड लास्ट डे सेम, लीप ईयर, लास्ट डे विल बी वन डे मोर देन द फर्स्ट ईयर, मतलब जो आखिरी दिन होगा वो पहले दिन से एक ज्यादा होगा। अगर मैं बोलता हूं 1 जनवरी 2014 वेडनेसडे है, सिर्फ इतना ध्यान रखते हैं हम लोग, और इसके बाद हम सारी दिन खुद बनाएंगे क्योंकि इस पे ही हमारा क्वेश्चन बेस्ड होने वाला है। अगर 1 जनवरी 2014 वेडनेसडे है तो 31 दिसंबर 2014 भी वेडनेसडे होगा, क्योंकि देखिए 2014 लीप ईयर नहीं है, 2012 लीप ईयर होता है, तो ये भी क्या होगा, ये भी होगा वेडनेसडे। अब 1 जनवरी अगर ये वेडनेसडे है तो ये क्या होगा, थर्सडे होगा। अगर ये होगा तो वेडनेसडे। इससे एक चीज समझ में आती है कि अगर फर्स्ट डे और लास्ट डे सेम होता है तो नेक्स्ट ईयर का पहला डे इस साल के पहले डे से एक ज्यादा होगा। मतलब अगर 1 जनवरी वेडनेसडे था, 1 जनवरी 2014, तो 1 जनवरी 2015 थर्सडे था। आखिरी दिन अगर सेम है तो अगले साल का पहला दिन डेफिनेटली उसको एक दिन ज्यादा ही होगा, इसमें तो कोई बहुत लॉजिक है नहीं। अब अगर 1 जनवरी 2015 थर्सडे है, यहाँ पे हमने निकाल रखा है कि ये क्या है, थर्सडे है, तो इसका मतलब ये भी तो नॉन लीप ईयर है, ये एक ऑर्डिनरी ईयर है, तो ये भी थर्सडे होगा, ये भी थर्सडे होगा। इसका मतलब ये है कि जो 1 जनवरी ये 31 दिसंबर की बात कर रहा है तो ये फ्राइडे होगा, ये फ्राइडे होगा। इसका मतलब फिर से ये फ्राइडे आ गया। अगर ये फ्राइडे आ गया, लेकिन इस बात का ध्यान रखना है क्योंकि 2016 एक लीप ईयर है और हमने अभी पढ़ा कि लीप ईयर के केस में फर्स्ट डे और लास्ट डे में एक दिन का डिफरेंस आता है, तो ये जो होगा ये सैटरडे होगा। और अगर ये सैटरडे होगा तो नेक्स्ट ईयर का जो पहला दिन होगा वो संडे होगा। अगर आपको ये अगर ये बात समझने में थोड़ी दिक्कत हो तो मैं आपको प्रेफर करूंगा कि आप वीडियो को पॉज कर करके देखें। अब अगर 1 जनवरी 2017 संडे है तो मैं यहाँ पे लिखता हूं संडे। इसका मतलब यह है कि 31 दिसंबर 2017 भी संडे होगा, फर्स्ट डे एंड लास्ट डे सेम होता है। इसका मतलब नेक्स्ट ईयर का जो फर्स्ट डे होगा वो एक दिन आगे होगा, ये मंडे होगा। तो अगर मैं इसको मंडे लिखता हूं, अब देखिए हमारा जो काम है वो कभी भी लास्ट डे से नहीं होता। मैंने बोला कि आपको अभी ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं जिसमें साल का डिफरेंस एक साल का हो और आपको सेम डेट गिवन हो। अब ये जो चीजें मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि यही कॉन्सेप्ट आपको सेम डेट के लिए इस्तेमाल करना होगा। एक चीज और, जैसे मैंने बताया कि यहाँ पे जो हमको ये कॉन्सेप्ट ऑड डे का यूज करना है वो एक ईयर के डिफरेंस के लिए करना है, लेकिन इस कॉन्सेप्ट को आप मल्टीपल ईयर्स के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगेन जितना टाइम और गलत होने के चांसेस मल्टीपल ईयर्स में इस मेथड से होते हैं तो ये वर्थ इट नहीं है। मतलब आपने टाइम भी लगाया और उसके बाद पता चला कि आपका क्वेश्चन गलत हो गया। तो आपको ध्यान रखना है कि ये तरीका आप तभी लगाएं जब ये डिफरेंस एक साल का हो। थोड़ी देर में अगर आप ये समझ जाएंगे तो आपको ये तरीका बहुत आसान लगने लगेगा। सिर्फ वीडियो पे बने रहिए और अगर कोई डाउट हो तो प्लीज मुझको कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं डेफिनेटली उसका जवाब दूंगा। अगेन मैं फर्स्ट डे और फर्स्ट डे की बात कर रहा हूं। अभी तक हमने देखा कि इस साल का पहला दिन और अगले साल के पहले दिन में एक दिन का डिफरेंस आ जाता था, लेकिन अगर ये बात लीप ईयर में हो तो इस साल का पहला दिन और अगले साल के पहले दिन में 2 साल का डिफरेंस आ जाता है। जैसे देखिए यहाँ पे 2016 फ्राइडे था, यहाँ पे 2016 फ्राइडे था, 1 जनवरी की बात कर रहा हूं, और यहाँ पे अगर मैं 1 जनवरी 2017 की बात करूं तो ये फ्राइडे से संडे चला गया। इसका कारण क्या है, क्योंकि लीप ईयर के केस में फर्स्ट डे और लास्ट डे में एक दिन का डिफरेंस होता है, तो इसका मतलब नेक्स्ट ईयर के पहले दिन में 2 दिन का डिफरेंस होगा। इस बात को बहुत ध्यान से समझना है। अगर फर्स्ट डे और लास्ट डे में एक दिन का डिफरेंस है तो नेक्स्ट ईयर के फर्स्ट डे में 2 दिन का डिफरेंस होगा। इसका मतलब अगर 1 जनवरी 2016 फ्राइडे है तो 1 जनवरी 2016 सैटरडे, कारण 2016 का लीप ईयर होना है। अब अगर मैं बात करूं ऑर्डिनरी ईयर्स की, जैसे 1 जनवरी 2015 थर्सडे है तो इसका आखिरी दिन तो सेम होना है। इसका मतलब अगर मैं 15 से 16 जाऊं तो सिर्फ एक दिन का डिफरेंस आएगा। आपको ध्यान रखना है पहले पहले दिन का कि 1 जनवरी 2015 और 1 जनवरी 2016। चलिए अब इसी पे आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो अगर मैं बोलता हूं 1 जनवरी 2017 ये संडे है तो 31 दिसंबर 2017 संडे होगा और ये मंडे होगा। अब अगर ये मंडे है, फिर से फर्स्ट डे तो इसका लास्ट डे सेम होना होगा। इसका मतलब जो इसका अगला साल का फर्स्ट डे होगा ये मंडे ना होके ये ट्यूसडे होगा। अगेन अगर ये ट्यूसडे है तो इसका मतलब इसका जो अगला दिन होगा वो वेडनेसडे होगा।
अब देखिए, ध्यान दीजिएगा कि ये जो 2020 है, जो ये साल, जिस साल में अभी हम जी रहे हैं, ये जो साल है ये लीप ईयर है। इसका मतलब इस लीप ईयर में अगर ये वेंसडे है तो इस साल का जो अंतिम दिन होगा वो थर्सडे होगा। इस साल का अंतिम दिन लिख रहा हूं मैं ये थर्सडे, मैं ये नहीं लिख रहा। इसका मतलब ये है कि जो 1 जनवरी 2021 होगा वो फ्राइडे होगा। तो ये छोटी सी बात आपको ध्यान रखनी है। ये हो सकता है सीधे सवाल भी आ जाए कि फर्स्ट डे और लास्ट डे ऑर्डिनरी ईयर के केस में सेम होते हैं, लेकिन अगर लीप ईयर की बात करें तो लास्ट डे फर्स्ट डे से एक ज्यादा होता है। अब अगर इसी कॉन्सेप्ट को नेक्स्ट ईयर के फर्स्ट डे पे लगाना चाहें तो इस साल का पहला दिन और अगले साल का पहला दिन में एक दिन का डिफरेंस आ जाता है अगर हम ऑर्डिनरी ईयर में मूव करते हैं। लेकिन अगर हम लीप ईयर में मूव करते हैं तो इस साल का पहला दिन अगले साल के पहले दिन से 2 दिन का डिफरेंस आता है। क्योंकि पहला दिन और आखिरी दिन में एक दिन का डिफरेंस आ रहा है तो अगले साल के पहले दिन में डेफिनेटली 2 दिन का डिफरेंस आएगा। इस बात को बहुत ध्यान से समझना जरूरी है। 2-3 बार अगर आप इसको पलट पलट के देखेंगे तो आपको ये चीज समझ में आ जाएगी। अभी हमने देखा कि अगर कोई लीप ईयर हो, जैसे 2016 एक लीप ईयर है और मैं 2016 से 2017 जा रहा हूं, डेट तो सेम है, 1 जनवरी। तो हमने ये देखा कि इसमें जो डिफरेंस है वो 2 दिन का आता है। जो डिफरेंस है वो 2 दिन का आता है। ऐसा क्यों होता है? देखिए, अगर ये 2016 एक लीप ईयर है, इसका मतलब ये है कि 2016 के फरवरी में, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बहुत छोटा कॉन्सेप्ट पर बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, क्योंकि हम बार बार ऑड डेज नहीं कैलकुलेट कर सकते। तो हमको जो ध्यान रखना होगा वो होगा 29 फरवरी पे। ध्यान रखें, आपको 29 फरवरी पे ध्यान रखना होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अब अगर मैं बात करता हूं क्यों ऐसा होता है कि अगर मैं एक लीप ईयर की बात करूं तो फर्स्ट डे और लास्ट डे में एक दिन का डिफरेंस आ जाता है, और ये चीज लीप ईयर में, ये चीज ऑर्डिनरी ईयर में नहीं होती। इसका अगर मैं लास्ट डे बोलूं तो आपको पता है कि एक दिन का डिफरेंस आना चाहिए, ऑर्डिनरी ईयर में तो नहीं आता डिफरेंस। ऐसा क्यों? क्योंकि जब मैं 1 जनवरी से, अगर मान लीजिए मैं 31 दिसंबर 2016 की बात करता हूं, तो आप इस बात का ध्यान दें कि क्योंकि ये लीप ईयर है और लीप ईयर में जो फरवरी है उसमें एक दिन एक्स्ट्रा होता है। ऑर्डिनरी ईयर्स में तो फरवरी 28 दिन का होता है, इसीलिए ऑर्डिनरी ईयर्स में फर्स्ट डे और लास्ट डे सेम होता है। लेकिन जैसे ही लीप ईयर में फरवरी में एक एक्स्ट्रा दिन आए, तो जब आप उस फरवरी को क्रॉस करके आखिरी दिन तक पहुंचते हैं तो ये एक्स्ट्रा दिन आपको एक दिन आगे की ओर बढ़ा देता है, और इसीलिए लीप ईयर में फर्स्ट डे और लास्ट डे में एक दिन का डिफरेंस हो जाता है। और यही 29 फरवरी कारण है कि अगर आप एक 29 फरवरी के दिन को क्रॉस करके जा रहे हैं, चाहे आप आगे जाइए चाहे आप पीछे जाइए, 29 फरवरी इफेक्ट तो करेगा। तो अगर मैं 1 जनवरी 2016 से 1 जनवरी 2017 पे मूव करना चाहूं तो मुझको ये 29 फरवरी क्रॉस करके ही जाना पड़ेगा। इस 29 फरवरी के कारण लास्ट डे में एक दिन का डिफरेंस, इसका मतलब नेक्स्ट ईयर के फर्स्ट डे में 2 दिन का डिफरेंस। तो ध्यान रखें, ये 29 फरवरी बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। उसी तरीके से अगर मैं 1 जनवरी 2020 की बात करूं, क्योंकि ये 2020 है, और अगर मैं 2020 से 2021 जाना चाहूं तो मुझको इस 2020 का, सन 2020 का 29 फरवरी तो क्रॉस करके ही जाना पड़ेगा। और अगर मुझको 29 फरवरी क्रॉस करके जाना पड़ेगा तो यहां मुझको फिर से एक एक्स्ट्रा दिन मिल रहे हैं, वही कॉन्सेप्ट जो हमने ऊपर डिस्कस किया। और हमने देखा कि 1 जनवरी 2020 वेंसडे था, तो अगर ये 1 जनवरी 2020 वेंसडे था और यहाँ पे 29 फरवरी आ गई तो आखिरी दिन थर्सडे हुआ, इसका मतलब 1 जनवरी 2021 फ्राइडे हुआ। ये वही चीज है जो हमने पहले भी डिस्कस कर रखी है, पर क्योंकि मुझको आपको 29 फरवरी का कॉन्सेप्ट बताना जरूरी था, आगे आने वाले सारे क्वेश्चंस में हम सिर्फ 29 फरवरी पे ध्यान देंगे कि क्या हमने 29 फरवरी क्रॉस किया। ध्यान रखिए, लीप ईयर होने से एक दिन बढ़ नहीं जाता, क्या 29 फरवरी क्रॉस किया हमने, ये इंपॉर्टेंट है। ध्यान रखिएगा हर क्वेश्चन में, क्या हमने 29 फरवरी क्रॉस किया, सिर्फ इतना हमको ध्यान रखना है। अब हमने तो बात की है फर्स्ट डे की, पर हमको जो क्वेश्चंस दे रहा है यहाँ पे 9th अगस्त, 24th दिसंबर हमने बात किया। देखिए, ये ऐसे क्वेश्चन है जिसमें डिफरेंस एक ईयर का है, डिफरेंस ऑफ 1 ईयर, लेकिन जो डे है वो सेम है। और ये जो ऑड डे का कॉन्सेप्ट है, आप ये इन्हीं तरीके के क्वेश्चन पे लगाएंगे जहां आपको डिफरेंस 1 ईयर का हो और डेट सेम हो।
बाकी क्वेश्चंस के लिए भी लगाया जा सकता है, मैंने पहले ही बताया, पर उसमें गलत होने के चांसेस ज्यादा है और आपको ज्यादा टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा। दैट्स नॉट वर्थ इट। उससे अच्छा ये है कि अगर एक ईयर का डिफरेंस सेम डे हो, आप इस कॉन्सेप्ट को अप्लाई कीजिए और मेरी बात मानिए, ये आपसे बनेंगे, 100% बनेंगे। मेरे वीडियो थोड़े लंबे हो जाते हैं, इसका कारण ये है कि मैं चाहता हूं कि सारी चीजें आप डेप्थ में समझें, मतलब सरफेस सरफेस पे समझें, और हो सकता है पेपर में सवाल आया तो फिर आपसे वो लग नहीं रहे। तो अब चाहे तो फास्ट फॉरवर्ड करके देख ले वीडियो को। अब अगर मैं बात करता हूं 9 अगस्त, जो चीज फर्स्ट डे के लिए काम आती है, जो रूल फर्स्ट डे के लिए अप्लाई होता है, वही रूल बाकी डेज के लिए भी अप्लाई होता है। इसको समझते हैं थोड़ा। अगर मान लीजिए मैं बोलता हूं कि 2013 और मैं बात करता हूं 2014 की, इसका बात करता हूं 1 जनवरी, इसका 1 जनवरी, और मैं इसका बात करता हूं 1 जनवरी। लेट अस से मुझको, अगर इसका 1 जनवरी मान लीजिए मंडे है, इसका 1 जनवरी अगर मंडे है तो इसका डेफिनेटली 1 जनवरी ट्यूसडे होगा, इसका डेफिनेटली 1 जनवरी ट्यूसडे होगा। अब इस बात का ध्यान रखें, अगर ये दिन पहला दिन मंडे से स्टार्ट हुआ है तो बाकी इसके 1 जनवरी के बाद आने वाले सारे तारीख वो बिल्कुल एक एक दिन बढ़ते जाएंगे। मतलब अगर मैं 2 जनवरी बोलूं तो वो ट्यूसडे होगा, 3 जनवरी बोलूं तो वो वेंसडे होगा, और इसी तरीके से जो सारे दिन है वो एक एक दिन बढ़ते जाएंगे। अब 2013 का जो 1 जनवरी है वो मंडे है और 2014 का जो 1 जनवरी है वो ट्यूसडे है। तो यहां पे जो बाकी दिन होंगे वो ट्यूसडे से एक एक दिन आगे बढ़ेंगे। जैसे 2013 में सारे दिन मंडे से एक एक दिन आगे बढ़ रहे थे, उसी तरीके से 2014 में सारे दिन ट्यूसडे से एक एक दिन आगे बढ़ेंगे। तो अगर फर्स्ट डे में एक दिन का डिफरेंस होता है, इसका मतलब कोई भी गिवन डेट उस साल की, अगर आपको यह बात ना भी समझ में आ रही हो, वैसे तो बहुत आसान चीज है, तो भी आप इस बात का ध्यान रखें कि अगर फर्स्ट डे में एक दिन का डिफरेंस है, इसका मतलब यह है कि उस दोनों साल के बाकी दिन में भी वही डिफरेंस के रूल काम करेंगे, उनमें भी एक एक डिफरेंस का, उनमें भी जो दिन होंगे उनमें एक एक का डिफरेंस होगा। ध्यान रखना है, 29 फरवरी बहुत इंपॉर्टेंट है। उन सारी चीजों को समझते हैं, पर फिलहाल इस बात को जान ले कि जो रूल फर्स्ट फर्स्ट डे ऑफ बोथ द ईयर, मतलब 1 जनवरी 2013 1 जनवरी 2014 के लिए काम कर रहा है, वही रूल बाकी दिन के लिए भी काम कर रहे हैं। कारण हमने समझा, अगर ये मंडे था तो बाकी आने वाले दिन मंडे के बाद से ही चालू होंगे, और क्योंकि अगले साल का पहला दिन ट्यूसडे से चालू हुआ है, तो उस दिन के जो बाकी बाकी दिन होंगे वो ट्यूसडे के बाद से एक एक दिन काउंट होना चालू करेंगे। एक दिन का डिफरेंस फर्स्ट डे में, तो कोई भी गिवन डे में डेफिनेटली एक दिन का ही डिफरेंस आना होगा। मैं आशा करता हूं आपको यह बात समझ में आया होगा। अब अगर इस बात को हमको समझना हो, अब अगर हमको इस कॉन्सेप्ट को हमारे क्वेश्चंस में लगाना हो, ऐसे क्वेश्चन जो पेपर में आते हैं, तो इस बात का ध्यान रखते हैं। देखिए, हमको दिया हुआ है 9 अगस्त 2013। मैंने बोला जो रूल फर्स्ट डे के लिए काम आती है वही रूल बाकी दिन के लिए भी काम आती है। अगर 9 अगस्त 2013 फ्राइडे है तो 9 अगस्त, देखिए हम यहाँ पे आगे की तरफ जा रहे हैं, ध्यान रखिएगा, हम साल में आगे की तरफ भी जा सकते हैं और हम साल में पीछे की तरफ भी आ सकते हैं। जैसे जो क्वेश्चन नंबर 3 और 4 है, जो क्वेश्चन नंबर 3 और 4 है, इसमें हम आगे जाने की बजाय हम पीछे की तरफ आ रहे हैं। मतलब हमको आगे का साल गिवन होगा और पूछेगा पीछे का साल, रूल वही है, घबराना नहीं है। तो अगर मान लीजिए मुझको 9 अगस्त 2013 फ्राइडे देता है तो 9 अगस्त 2014 क्या होगा। ध्यान एक चीज का रखना है कि आपको जो 2 साल गिवन है, जो भी 2 साल, जैसे यहाँ पे 2013 एक साल गिवन है और 2014 एक साल गिवन है, क्या इन दोनों साल में कोई भी साल लीप ईयर है? बहुत इंपॉर्टेंट बात, आपको कोई 2 साल दे और उन 2 साल में, ध्यान रखें हम एक साल के डिफरेंस की बात कर रहे हैं, क्योंकि एक साल के डिफरेंस के अलावा ये मेथड हम वैसे भी अप्लाई नहीं करने वाले, हम वही मेथड अप्लाई करेंगे जो हमने पिछले लेक्चर में सीखा था। थोड़ा टाइम दीजिए, ये मेथड आप जरूर सीख जाएंगे। अब अगर मैं बात करता हूं 9 अगस्त 2013 की, तो ना ही 2013 लीप ईयर है ना ही 2014 लीप ईयर है, तो बिल्कुल भी नहीं घबराना। 13 से 14 जा रहे हैं, सेम डेट बात कर रहे हैं, इसका मतलब ये जो दिन होगा ये सैटरडे होगा। बिल्कुल भी आंख बंद करे और अपना जवाब मार दे। अब आपको समझ में आने लग जाएगा, थोड़ा पेशेंस रखने की जरूरत थी। देखिए मैंने बात किया 24 दिसंबर 2013, 24 दिसंबर 2014। देखिए आप कोई भी 2 साल ले सकते हैं, मैंने 13-14 इसलिए लिए हैं क्योंकि ना ही 13 लीप ईयर है ना ही 14 लीप ईयर है। तो ऐसे कोई भी दो ईयर्स का कॉम्बिनेशन जिसमें दोनों में से कोई भी लीप ईयर ना हो, ये हर उसके लिए काम करते हैं। तो मैंने 13-14 का एग्जाम्पल लिया। अगर 24 दिसंबर 2013 और 24 दिसंबर 2012 एक साल का डिफरेंस, सेम डे, ना ही 13 लीप ईयर है ना ही 14 लीप ईयर है, इसका मतलब यह है कि अगर ये ट्यूसडे है तो ये वेंसडे होगा, तो ये वेंसडे होगा। अब बात करते हैं, ये तो हम चले गए आगे की तरफ। अब अगर हम बैकवर्ड्स जाएं,
मतलब हमको पहले आगे वाला साल दिया हो और पूछ रहा हो पीछे वाला साल। देखिए, हम आगे जा रहे थे तो हमने दिन को एक दिन आगे बढ़ा दिया। अब अगर हम पीछे आएंगे तो दिन को हम एक दिन पीछे कर देंगे, बस इतना सा रूल है। अब अगर 2 अक्टूबर 2014, ये 2014 है, और मैं बात करता हूं 2 अक्टूबर 2013, दोनों देखिए 1 ईयर का डिफरेंस सेम डे, 1 ईयर का डिफरेंस सेम डे। अगर ये थर्सडे था और 14 से 13 आ रहे हैं, पीछे आ रहे हैं, तो इसका मतलब दिन भी एक पीछे आना पड़ेगा हमको। अगर ये थर्सडे था तो ये वेंसडे होगा। फिर से यहाँ पे 14 से 13 आ रहे हैं, मैंने सिर्फ देखिए 14-13 मैंने बताया, मैं जानबूझ के लिया क्योंकि दोनों कोई लीप ईयर नहीं, ये हर वैसे 2 साल के लिए काम करता है जो दो नॉन लीप ईयर हो। फिर से मैं सेम डेट पे आ रहा हूं, अगर ये फ्राइडे था तो ये क्या होगा, ये थर्सडे होगा। अब बात करते हैं, ये तो वैसे ईयर्स थे, ध्यान दीजिए, जो ऑर्डिनरी ईयर थे, मतलब ना ही 2013 ना ही 2014, मतलब दो जो ईयर गिवन है उन दोनों में से अगर कोई भी लीप ईयर ना हो तो ये सिंपल सा रूल है, +1 या फिर -1। आगे की तरफ गए तो +1, पीछे की तरफ आए तो -1। लेकिन अगर इन दोनों में से कोई भी एक साल, ध्यान रखें, कोई भी एक साल, चाहे पिछला साल चाहे अगला साल, चाहे आप आगे की तरफ जा रहे हो चाहे आप पीछे की तरफ जा रहे हो, रूल बड़ा सिंपल है, दोनों में से कोई भी एक साल अगर लीप ईयर है तो आपको 29 फरवरी क्रॉस कर रहे हैं कि नहीं, इस बात का ध्यान रखना है। ध्यान से, क्या आप 29 फरवरी क्रॉस कर रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट है। लीप ईयर उसके लिए ही ध्यान रखना है। अब जैसे मान लीजिए मैं बोलता हूं 25 दिसंबर 2011 और 25 दिसंबर 2012, डिफरेंस 1 ईयर का, सेम डेट, बस यहाँ पे इनमें से एक जो है वो लीप ईयर है। अब मैं बात करता हूं 11 से 12 आ रहा हूं। अब ध्यान दीजिए, अगर मैं 25 दिसंबर 2011 से 25 दिसंबर 2012 आऊंगा तो आते वक्त मुझको ये 2012 का फरवरी तो क्रॉस करना पड़ेगा। मैं दिसंबर 2011 से दिसंबर 2012 जा रहा हूं तो इस बीच में 2012 का फरवरी तो पड़ेगा। और क्योंकि 2012 एक लीप ईयर है, मैंने इसीलिए कहा कि दोनों में से कोई भी एक लीप ईयर हो तो 29 फरवरी क्रॉस हो रहा है कि नहीं, इस बात का ध्यान रखना है। मैं दिसंबर 2011 से दिसंबर 2012 जा रहा हूं, 2012 के फरवरी में 29 का महीना होगा। अब नॉर्मल ईयर में तो हम एक दिन आगे बढ़ा देते थे, पर क्योंकि 2012 में एक एक्स्ट्रा दिन मिल गया हमको जो कि 29 फरवरी का दिन था, तो नॉर्मल ईयर में अगर एक दिन प्लस होता है तो लीप ईयर में ध्यान रखें आप 2 दिन प्लस होता है। मतलब अगर मैं आगे की तरफ बढ़ूं तो आपको +2 करना पड़ेगा और अगर मैं पीछे की तरफ आऊं तो -2 करना पड़ेगा। सिर्फ इतना सा बात ध्यान रखना है कि आप 29 फरवरी क्रॉस कर रहे हैं, चाहे आप आगे की तरफ बढ़े चाहे आप पीछे की तरफ बढ़े। तो अगर मैं 2011 से 2012 जाने की कोशिश करता हूं तो मैंने ये ध्यान दिया कि ये संडे था और मैंने अभी कहा आपको कि आपको 2 दिन का डिफरेंस आ जाएगा, तो इसका मतलब कायदे से अगर ये नहीं होता तो ये मंडे होना चाहिए था, पर ये होगा ट्यूसडे। ये क्या हो जाएगा, ट्यूसडे। 2 दिन का डिफरेंस, संडे के बाद एक दिन कायदे से मंडे होना चाहिए था अगर ऑर्डिनरी ईयर होता, पर क्योंकि 2012 में 29 फरवरी एक दिन एक्स्ट्रा दे रहा है तो ये होगा ट्यूसडे। बस अब यही रूल अप्लाई करेंगे। फिर से देखिए 2011 2012 मैंने पेयर में क्वेश्चन लिए हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। अब देखिए अक्टूबर से अक्टूबर, अगर मैं अक्टूबर से अक्टूबर जा रहा हूं तो फिर मुझको फरवरी क्रॉस करना पड़ेगा। यहां पे मैंने हर साल 11-12 का एग्जांपल लिया है जानबूझ के, क्योंकि इनमें से कोई एक लीप ईयर है। अब अगर मैं बात करता हूं अक्टूबर, मतलब 2011 अक्टूबर से 2012 अक्टूबर आना चाहूं तो फिर अक्टूबर से अक्टूबर जा रहा हूं, 11 से 12 मतलब फरवरी तो क्रॉस करना पड़ेगा। इसका मतलब ये जो फरवरी का महीना है 2012 का, वो हमको एक एक्स्ट्रा दिन देगा। और ऑर्डिनरी ईयर होता तो एक दिन प्लस करते, लीप ईयर है तो हम 2 दिन प्लस कर रहे हैं। क्यों, क्योंकि हम 29 फरवरी क्रॉस कर रहे हैं और ये 29 फरवरी हमको एक एक्स्ट्रा दिन देता है। इसका मतलब अगर ये वेंसडे है तो कायदे से थर्सडे होना चाहिए था ऑर्डिनरी ईयर के केस में, पर यहाँ पे क्या होगा, वेंसडे के बाद थर्सडे और ये हो जाएगा फ्राइडे। अब देखिए मैंने ये 2 एग्जाम्पल ऐसे लिए जिसमें आपको फरवरी क्रॉस करना पड़ रहा था, दोनों में से कोई एक लीप ईयर होना चाहिए था। मैंने ये बोला था 2012 यहां लीप ईयर था, 2012 यहां लीप ईयर था। अब यहां भी लीप ईयर है, ध्यान दीजिए कि यहां पे भी एक नॉन लीप ईयर है एक लीप ईयर है, 2012 तो लीप ईयर है, पर इस बात का ध्यान रखिए मैं जा रहा हूं 14 जनवरी से 14 जनवरी। अब एक चीज बताइए, ये जो फरवरी है ये दो मान लीजिए मैं बोलता हूं 14 जनवरी से मैं जाता हूं 14 जनवरी, और ये 2011 का जनवरी है, 2012 का जनवरी, इनमें से लीप ईयर तो 2012 है और हमको जो एक एक्स्ट्रा दिन मिलता है वो तो 29 फरवरी के कारण मिलता है। 29 फरवरी तो लीप ईयर में ही होगा और इसमें जो लीप ईयर है वो तो 2012 है, पर मैं 2012 का फरवरी तो क्रॉस ही नहीं कर रहा। अगर मैं 2012 का फरवरी क्रॉस ही नहीं कर रहा, इसका मतलब जो एक एक्स्ट्रा दिन के कारण हमको +2 करना पड़ता था, यहाँ पे वो एक्स्ट्रा दिन तो मिला ही नहीं हमको। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे भले ही दूसरा साल एक
लीप ईयर है, पर क्योंकि उस दूसरे साल के लीप ईयर में मैं 29 फरवरी क्रॉस नहीं कर रहा, इसका मतलब मेरे को अभी भी +1 करना पड़ेगा। इसका मतलब अगर 14 जनवरी 2011 फ्राइडे है तो 14 जनवरी 2012 ये सैटरडे होगा। आशा करता हूं कि आपको ये बात समझ में आई होगी। अगर ना आई हो तो वीडियो को रिपीट करें और फिर से देख लें इसको। अगर मैं बात करता हूं 22 फरवरी 2011 से 22 फरवरी 2012, फिर से इसमें 2012 लीप ईयर है, पर जब मैं 22 फरवरी 2011 से 22 फरवरी 2012 की तरफ मूव करता हूं तो देखिए लीप ईयर 2012 है। 2012 का क्या 29 फरवरी क्रॉस हुआ, इस पे ध्यान देना है। 2012 का 29 फरवरी तो क्रॉस ही नहीं हुआ, क्रॉस होता तो वो एक्स्ट्रा दिन देता, उस एक्स्ट्रा दिन के कारण जनरली +1 होता था, पर उस एक्स्ट्रा दिन के कारण हम लीप ईयर में +2 करते हैं। पर क्योंकि यहां 2012 का लीप ईयर में क्रॉस कर ही नहीं रहा, मैं 29 फरवरी क्रॉस कर ही नहीं रहा, इसका मतलब यहां पे मुझको +1 करना पड़ेगा। तो अगर ये ट्यूसडे है तो ये होगा वेंसडे, ये होगा वेंसडे। तो चलिए देखते हैं कुछ और क्वेश्चन। अब यहाँ पे देखिए ये है 14 फरवरी 2012, मैं जा रहा हूँ 12 से 13 की ओर। मैंने देखा जो 12 है वो लीप ईयर है। अब अगर मैं 14 फरवरी 12 से 14 फरवरी 13 जाऊंगा तो मुझको रास्ते में, क्योंकि मैं 12 से 13 जा रहा हूँ, 12 एक लीप ईयर है और इसमें 29 फरवरी आएंगे, इसमें जो आएगा 29 फरवरी। तो अगर मैं 14 फरवरी से 14 फरवरी जाऊंगा तो मुझको डेफिनेटली 29 फरवरी क्रॉस करके जाना पड़ेगा, और ये जो 29 फरवरी होगा वो मुझको एक दिन एक्स्ट्रा देगा। तो अगर ये दिन ट्यूसडे है, अगर ये दिन ट्यूसडे है, वैसे तो एक दिन प्लस होना चाहिए, पर क्योंकि 14 फरवरी से मैं अगले साल के 14 फरवरी जा रहा हूं तो इस साल का 29 फरवरी तो क्रॉस करना पड़ेगा, इसका मतलब मुझको मिलेगा 2 दिन। तो अगर ये दिन ट्यूसडे है तो इसका मतलब ये क्या होगा, ट्यूसडे के बाद वेंसडे और ये होना चाहिए थर्सडे, ये हो जाएगा थर्सडे, ये हो जाएगा थर्सडे। अब उसी तरीके से अगर मैं 3 मार्च 2012 से 3 मार्च 2013 की बात करूं तो यहां पे आप ध्यान दीजिए 2012 एक लीप ईयर है, लेकिन इस लीप ईयर में मेरी जो डेट है वो है 3 मार्च की, जो कि ऑलरेडी 29 फरवरी क्रॉस कर चुकी है। हमारा सिंपल सा रूल है, क्या रास्ते में हमको 29 फरवरी पड़ता है? जैसे पुराने क्वेश्चन में जब 14 फरवरी से मैं 14 फरवरी अगले साल जा रहा था 12 से 13, तो 14 फरवरी 12 से 14 फरवरी 13, रास्ते में 29 फरवरी पड़ा, रास्ते में 29 फरवरी पड़ा, वो एक दिन एक्स्ट्रा देगा, इसीलिए हमने +2 कर दिया। पर क्योंकि यहाँ 3 मार्च 2012 से 3 मार्च 2013 तक जा रहे हैं और 2012 जो कि एक लीप ईयर है जिसमें 29 फरवरी होगा, तो पर मैं जो डेट का कैलकुलेशन कर रहा हूं वो 3 मार्च से है, जो कि 29 फरवरी एक्चुअली क्रॉस कर चुका है। इसका मतलब अब मुझको रास्ते में 29 फरवरी नहीं पड़ेगा। तो अगर अब मुझको रास्ते में 29 फरवरी नहीं पड़ रहा, इसका मतलब मुझको एक एक्स्ट्रा दिन नहीं मिलने वाला। तो इस केस में मुझको जो एक्चुअल डे होगे वो +1 होगा। तो अगर ये सैटरडे है तो जो मेरा दिन है वो होगा संडे, ये होगा संडे। मैं बात करता हूं 2012 से 2011 की तरफ। अब एक चीज का ध्यान देखिए, मैं 13 मार्च 2012 से पीछे की तरफ आ रहा हूं 13 मार्च 2011। अगर मैं मार्च 2012 से पीछे की तरफ आना चाहूंगा मार्च 2011 में, तो मार्च के बाद मैं पीछे की तरफ आ रहा हूं, तो मार्च के बाद जो पिछला महीना मिलेगा वो फरवरी मिलेगा। इसका मतलब जब मैं मार्च से 12 से 2011 के मार्च में जा रहा हूं, पीछे की तरफ गया तो मैंने देखा 2012 लीप ईयर है, उस 2012 के लीप ईयर में फरवरी 29 दिन का होगा। इसका मतलब हाँ, जब मैं पीछे की तरफ जा रहा हूं तो भी मुझको 29 फरवरी क्रॉस करना पड़ा। क्योंकि मैं पीछे की तरफ जा रहा हूं तो 29 फरवरी ने एक एक्स्ट्रा दिन दिया, तो यहां पे मैं -2 करूंगा। बैकवर्ड आपको पता है माइनस करना है। तो अगर ये ट्यूसडे है तो ये जो दिन होगा ये संडे होगा। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अगेन 2012 से 24 अगस्त 2011, अब मैं अगस्त 2012 से अगस्त 2011 जा रहा हूं। अगस्त के पीछे फिर जुलाई, जून, अप्रैल, मार्च, फरवरी, क्योंकि मैं पीछे की तरफ जा रहा हूं। तो जब मैं अगस्त 2012 से अगस्त 2011 की तरफ जाऊंगा तो पीछे की तरफ जाने में मुझको 29 फरवरी क्रॉस करना पड़ेगा। ये 29 फरवरी एक एक्स्ट्रा दिन देगा, इसका मतलब यहाँ पे -1 नहीं -2 होगा। तो अगर ये दिन 2012 फ्राइडे है तो इसका मतलब ये जो दिन होगा फ्राइडे के पहले थर्सडे, और ये जो दिन होगा ये होगा वेडनेसडे। वेडनेसडे ये बहुत जरूरी कॉन्सेप्ट है, एक बार आप सीख गए तो ये फिर ये उंगलियों पे हो जाएगा, मतलब 1 सेकंड 2 सेकंड में। अब देखिए 2 फरवरी 2012 और 2 फरवरी 2011, यहां पे ध्यान दीजिए, ये डेट है 2 फरवरी का, ये बहुत इंपॉर्टेंट डेट है।
मतलब कोई रिमार्केबल डेट नहीं है, क्योंकि हम क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं। तो अगर मैं 2 फरवरी का बात करूं, मैं 2012 से 2011 की तरफ जा रहा हूं, पर मैं 2 फरवरी से पीछे की तरफ जाऊंगा। और अगर मैं 2 फरवरी से पीछे की तरफ जाता हूं तो 2 फरवरी के पीछे तो 1 फरवरी आएगा, और 1 फरवरी के पीछे फिर 31 जनवरी आएगा। तो इस केस में तो मुझको तो 29 फरवरी क्रॉस ही नहीं करना पड़ा। अगर अब 29 फरवरी क्रॉस नहीं करना पड़ा, इसका मतलब यह है कि ये जो 29 फरवरी एक दिन एक्स्ट्रा देता था वो तो अब मिलने वाले नहीं है मुझको। इसका मतलब मैं जा तो पीछे की तरफ रहा हूं, 2012 लीप ईयर भी है, पर 2012 का 29 फरवरी तो मेरे रास्ते में पड़ता ही नहीं है। इसका मतलब ये है कि अब मुझको यहाँ पे -1 करना है। तो अगर ये थर्सडे था तो ये हो जाएगा वेडनेसडे। उसी तरीके से 3 जनवरी 2012 और 3 जनवरी 2011, मैं 3 जनवरी से पीछे की तरफ जा रहा हूं। 3 जनवरी के पीछे आएगा 2 जनवरी, उसके बाद 1 जनवरी, उसके बाद आएगा 31 दिसंबर। तो मेरे को फिर से 2012 लीप ईयर तो था, पर 29 फरवरी तो क्रॉस नहीं करना पड़ा। वापस जाते वक्त रास्ते में 29 फरवरी नहीं पड़ा, इसका मतलब -1 करना पड़ेगा। तो ये अगर ट्यूसडे है तो ये मंडे होगा, ये मंडे होगा। उसके बाद आते हैं हम अगले कॉन्सेप्ट की ओर, जो है अगला कॉन्सेप्ट नहीं, सॉरी, उसके बाद आते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। 2013 से मैं जा रहा हूं 2012। अब फिर से ध्यान दीजिए, इनमें से जो एक है वो मेरा लीप ईयर है। मैंने सारे तरीके के क्वेश्चन इंक्लूड कर लिए, इससे ज्यादा टाइप ऑफ क्वेश्चन नहीं हो सकते। अगर आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आ जाते हैं तो आप 1 ईयर के डिफरेंस में सेम डेट के सारे क्वेश्चन विद इन 2-3 सेकंड्स बना लेंगे। बस आपको क्या करना है, वीडियो को रोक रोक के देखना है, बार बार उन कॉन्सेप्ट को समझना है, कुछ और क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करना है आपको। अब अगर मैं 24 फरवरी 2012 से 24 फरवरी 2013 आऊंगा, मैं पीछे की तरफ जा रहा हूं, मैं 13 से 12 की तरफ आ रहा हूं और 24 तारीख का है। तो अगर मैं 13 से आऊंगा तो 2013 का फरवरी, फिर 2013 का जनवरी, फिर 2012 का दिसंबर, फिर पीछे नवंबर, अक्टूबर, और ऐसे करते करते मैं मार्च तक आऊंगा। फिर मेरे को तो फरवरी के 24 तारीख तक आना है, मार्च तक पहुंच चुका हूं। फिर आएगा 29 फरवरी, मतलब जब मैं 24 फरवरी 2013 से 24 फरवरी 2012 आ रहा था तो रास्ते में मुझको 29 फरवरी मिला, और अगर रास्ते में 29 फरवरी मिला मतलब ये एक्स्ट्रा दिन मुझको -2 करने पे मजबूर कर देगा। तो अगर ये संडे था, इसका मतलब ये है कि ये वाला जो दिन होगा ये फ्राइडे होगा। उसी तरीके से 1 अगस्त 2013 से 1 अगस्त 2012, अब इसको ध्यान से समझिएगा। मैं 1 अगस्त 2013 से 1 अगस्त 2012 आ रहा हूं, तो अगस्त 2013, इसका मतलब फिर अगस्त के पहले का महीना जुलाई, फिर जून, फिर उसके बाद मई, फिर अप्रैल, फिर ये पूरा 2013। फिर मैं आऊंगा 2012 में, 13 तो हो गया, फिर दिसंबर आएगा, फिर उसके बाद नवंबर आएगा। पर मेरे को तो पीछे आते वक्त अगस्त में रुक जाना है, फरवरी तक तो मैं पहुंचा ही नहीं। तो अगर अगस्त में रुक जाना है तो यहाँ पे एक्स्ट्रा दिन तो मिले नहीं, फरवरी आता तो एक्स्ट्रा दिन मिलते, इसका मतलब -1 करना है यहाँ पे। तो अगर ये थर्सडे है तो ये वेंसडे होगा। तो चलिए अब देखते हैं ऐसे सवाल जिसमें चाहे फिर तारीख कोई भी हो और साल के बीच में डिफरेंस कोई भी हो, उसे कैसे कैलकुलेट किया जाता है। जैसा अभी तक हमने जो सवाल देखे उसमें बिल्कुल सेम तारीख और साल के बीच का जो डिफरेंस था वो 1 साल का था, तो उसमें हम +-1 या +-2 करते थे अकॉर्डिंग टू लीप ईयर या फिर ऑर्डिनरी ईयर। लेकिन अब हम जो सवाल डिस्कस कर रहे हैं उसमें साल का डिफरेंस कुछ भी हो सकता है और तारीख कुछ भी हो सकती है। एक चीज मैं और बता दूं कि ये जो तरीका हम डिस्कस करने वाले हैं ये हमने पहले ही डिस्कस कर लिया है लेक्चर 1 में, जिसमें हमको एक तारीख दी हुई होती थी और उस तारीख से हमको कोई दिन निकालना था। बस इन सवालों में उसी चीज को 2 बार करना होता है, क्योंकि हमको यहाँ पे 1 तारीख के बजाय 2 तारीख दी हुई होती है। अब अगर मैं आपसे ये कहूं कि आपने अभी जो सवाल पढ़े जिसमें आपको 1 ईयर का डिफरेंस और सेम तारीख दी होती थी, क्या उन क्वेश्चंस को इस तरीके से किया जाता है, किया जा सकता है? तो बिल्कुल उन क्वेश्चंस को भी ऐसा किया जा सकता है। पर फिर भी मैंने उसमें ऑड डे का कॉन्सेप्ट इसलिए बताया क्योंकि ऐसे क्वेश्चन जिसमें 2 तारीख दी होती है, अगर आप ये तरीका अप्लाई करेंगे तो आपको 2 बार कैलकुलेशन करना पड़ेगा, जबकि ऑड डे के कॉन्सेप्ट में आप एक बार में उसका आंसर दे सकते हैं विद इन 2 to 3 सेकेंड्स। इसलिए मैंने आपको ये चीज, ये मेथड उन तरीकों में नहीं बताया। लेकिन अगर आप चाहते हो कि सर हमने एक तरीका सीख लिया है और हम नहीं चाहते कि बार बार हम दूसरा तरीका सीखे, कोई नया ऑड डे का कॉन्सेप्ट सीखे, तो आप बिल्कुल उन क्वेश्चंस में भी ये तरीका अप्लाई कर सकते हैं। आप जान लीजिए ये वही तरीका है जिसमें हम एक गिवन तारीख से कोई दिन निकालते थे, बस इसमें 2 बार करना है। अब इसमें एक जरूरी बात जो मैं बताना चाहता हूं कि बहुत बार बच्चे ये सोचते हैं कि सर हमसे पूछा है 25 दिसंबर 2021 और हमको गिवन है ये डेट। उसी तरीके से यहाँ पे हमसे पूछा है 2 जनवरी 2004 और हमको गिवन है ये डेट। तो मैं डायरेक्ट ही 25 दिसंबर 2021 क्यों ना निकालूं और मैं डायरेक्ट ही 2 जनवरी 2004 क्यों ना निकालूं? हमको तो वैसे भी एक तारीख से दिन निकालना आता है,
तो फिर यहाँ पे 2 बार कैलकुलेशन करने के लिए आप कह क्यों रहे हैं? देखिए, यहाँ पे 2 बार कैलकुलेशन करना जरूरी है और आपको भी करना होगा, इसलिए क्योंकि बहुत बार जो पेपर होता है उसमें जो दिन दिया होता है वो ब्लफ किया होता है। ब्लफ किया होता है मतलब जैसे ये 9 अगस्त 2013 इसने लिखा है वेडनेसडे, आपको कैसे पता कि ये जो वेडनेसडे है वो सही दिन है? क्वेश्चन ब्लफ भी कर सकता है, मतलब वो दिन, जैसे इसका एक्चुअल डे मुझको पता है, इसका एक्चुअल डे फ्राइडे है, लेकिन इसके सवाल में इसने जो दिया है वो दिया है वेडनेसडे, तो इसका मतलब यह है कि इसने ब्लफ किया है। इसका एक्चुअल डे फ्राइडे है, इसने दिया क्या है? फ्राइडे के 2 दिन पहले, फ्राइडे के पहले थर्सडे और वेडनेसडे, इसने 2 दिन पीछे का डेट दिया है। अब अगर इसने 2 दिन पीछे का ब्लफ किया है तो आपको बस इसलिए कैलकुलेशन करना है ताकि आप उसका ब्लफ जान सके, और जो ब्लफ उसने किया वही ब्लफ आपको करना है। अगर उसने ब्लफ नहीं किया तो आपको भी ब्लफ नहीं करना है, उसने जितना ब्लफ किया आपको उतना ही ब्लफ करना है, और बिल्कुल ही सेम मेथड है। चलिए देखते हैं इसको। जैसे इसने सवाल में दिया है कि 9 अगस्त 2013 वेंसडे है, तो पहली चीज ये चेक करनी होगी कि जो इसने दिया है वो सही भी दिया है कि नहीं दिया है। तो अगर इसका कैलकुलेशन करें तो हमारा तरीका वही है, पहले ये जो है मैंने पहले ही काट रखा है ताकि टाइम बचे। पहले मैंने लिख दिया डेट, 9 तारीख मैंने लिख दिया, फिर मैंने लिखा अगस्त का कोड, फिर मैंने लिखा 2000, क्योंकि 2013 है तो इसको मैं 2000 प्लस 13 लिख सकता हूं। देखिए मैंने यहाँ पे सारे कोड लिख रखे हैं। तो अगर मैं लिखूं 2000 का कोड, इसलिए अगर आपने लेक्चर 1 नहीं देखा है तो इसको जरूर देखिए, सारी चीजें वही हैं। तो यहाँ पे होगा 6, फिर मैंने आखिरी 2 डिजिट लिख दिए ईयर के, और मैंने देखा 13 साल में 3 लीप ईयर होंगे, मैंने डिवाइडेड बाय 7 किया। अगर इस 13 को मैं 7 से डिवाइड करता हूं तो मेरा रिमाइंडर बचता है 6, और अगर इसमें 9 को 7 से डिवाइड करता हूं तो मेरा रिमाइंडर बचता है 2। फिर मैंने यहाँ पे लिखा, अब फिर देखना है इसको 7 से डिवाइड करना है, तो ये हो गया 6, 6 3 9, इन दोनों को जोड़ूंगा तो यहाँ बचेगा 2, 6 3 9, यहाँ बचेगा 2 और 2। इसका मतलब यह है कि 2 + 2 + 2 डिवाइडेड बाई 7, इसका मतलब है 6/7, और 6 का मतलब होता है फ्राइडे। देखिए मैंने पहले भी बताया था कि इसका एक्चुअल डे फ्राइडे है, पर क्वेश्चन में तो वेडनेसडे दिया हुआ है, इसका मतलब यह है क्वेश्चन ने ब्लफ किया है। और अगर क्वेश्चन ने ब्लफ किया है तो आपको भी ब्लफ करना है, उतना ही ब्लफ करना है जितना उस क्वेश्चन ने ब्लफ किया है। तो अगर उसने फ्राइडे की जगह वेडनेसडे बताया है, इसका मतलब ये 2 दिन पीछे का ब्लफ किया है। तो अब मैं क्या करता हूं, मेरा जो 2 दिन आएगा मैं उसको भी 2 दिन पीछे कर दूंगा। तो हम करते हैं कैलकुलेशन। अब हमारा जो अगला तारीख है वो है 25 दिसंबर, हमारा जो अगला तारीख है वो है 25 दिसंबर 2021 का। तो पहले मैंने डेट लिख दिया 25, मैंने लिखा दिसंबर का कोड, मैंने लिखा 2000 का कोड, मैंने 21 को एज इट इज उतार लिया, और 21 साल में 5 लीप ईयर। मैंने 25 को 7 से काटा, बचा 4 रिमाइंडर, और 21 पूरा का पूरा कट गया। तो 4 6 6 5 6 5 6 4 10, 7 से डिवाइड करेंगे 3, 6 5 11, और ये 4 4 + 3 मतलब ये हो जाएगा 4 + 3 डिवाइडेड बाई 7, 7/7। इसका मतलब यहाँ पे कोई भी रिमाइंडर ना बचे। अगर यहाँ पे कोई भी रिमाइंडर नहीं बचा, इसका मतलब इसका एक्चुअल डे तो होना चाहिए सैटरडे, दिस इज द एक्चुअल डे। लेकिन आपको क्वेश्चन में ब्लफ किया है, फ्राइडे की जगह वेडनेसडे बताया है, और अगर क्वेश्चन ने फ्राइडे की जगह वेडनेसडे बताया, उसने तो 2 दिन पीछे का टाइम बताया है, तो आपको भी उतना ही ब्लफ करना पड़ेगा। अगर आपका दिन सैटरडे आया है और उसने फ्राइडे की जगह वेडनेसडे बताया है 2 दिन पहले का टाइम, तो आपको भी सैटरडे की जगह 2 दिन पहले का मतलब फ्राइडे और थर्सडे, इसका मतलब आपको जो जवाब देना है वो देना है थर्सडे। मैं आशा करता हूं आपको ये बात समझ में आई होगी। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अगर क्वेश्चन ब्लफ करता है तो आपको भी ब्लफ करना है। कितना ब्लफ करना है? जितना ब्लफ उसने किया है। आगे ब्लफ किया तो आप भी आगे ब्लफ करें, पीछे ब्लफ किया तो आप भी पीछे ब्लफ करें। उसने जितना ब्लफ किया आपको भी उतना ही ब्लफ करना है। बिल्कुल सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, कोई नया तरीका नहीं है। अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं दूसरे सवाल की ओर। जैसा इस सवाल में दिया है कि 6 मार्च 1999 सैटरडे है। ध्यान रखें आपको दोनों दिन का कैलकुलेशन करना है ब्लफ चेक करने के लिए। तो पहले तो मैं ये चेक कर लूं क्या इस क्वेश्चन में भी इस क्वेश्चन ने ब्लफ किया है, और अगर नहीं किया होगा तो फिर तो कोई बात ही नहीं। तो मैं अगर निकालता हूं तो 6 मार्च 1999, 6 मार्च का कोड, 1900 का कोड, 99 24, मैंने इसको 7 से काट रखा है। 99 को काटूंगा रिमाइंडर बचेगा 1, 24 को काटूंगा रिमाइंडर बचेगा 3। मैंने सारी चीजें एज इट इज लिख ली है। अब अगर मैं यहाँ पे ध्यान दूं तो 6 4 10, 7 से डिवाइड करूंगा बचेगा 3, 3 3 6 और 1 7, यहाँ पे कोई रिमाइंडर नहीं बच रहा, 0। इसका मतलब 0 का कोड होता है, 0 का मतलब संडे। इस क्वेश्चन ने इसने बिल्कुल भी ब्लफ नहीं किया है। अब अगर इसने ब्लफ नहीं किया, इसका मतलब आपको भी ब्लफ नहीं करना है। तो चलिए अब मैं निकालता हूं 2 जनवरी 2004। ध्यान रखें कि ये 2004 है
और यहाँ पे मंथ जो है जनवरी है। अगर जनवरी हो तो आपको चेक करना होता है, जनवरी और फरवरी में आपको चेक करना होता है कि जो साल है वो लीप है कि नहीं है। और लीप ईयर के केस में जनवरी का कोड 0 होता है। तो फिलहाल मैंने दिन लिख दिया 2, जनवरी का कोड लिख दिया 0, 2000 का कोड लिख दिया 6, आखिरी के 2 डिजिट 4 और 4 साल में 1 लीप ईयर। अब अगर मैं इसको काटना चाहूं तो 6 और 1 7, ये पूरी तरीके से कट गया और यहाँ पे बचा 2 + 4 अपॉन 7। इसका मतलब ये हो गया 6/7 और 6 का मतलब होता है फ्राइडे। अब क्योंकि क्वेश्चन ने ब्लफ नहीं किया था तो आपको भी ब्लफ नहीं करना है, तो आपका यहाँ पे जवाब होगा फ्राइडे। अब देखिए ये जो मेथड था ये बिल्कुल वही मेथड जो था जो हमने लेक्चर 1 में डिस्कस किया है, जिसमें 1 तारीख से आपको दिन निकालना होता था। सिर्फ यहाँ पे आपको 2 बार कैलकुलेशन करनी है और 2 बार इसलिए करनी है सिर्फ ये चेक करने के लिए कि क्या क्वेश्चन ब्लफ कर रहा है। दूसरी बात, जो हमने ऑड डे के कॉन्सेप्ट से अभी पढ़ा है जिसमें डिफरेंस ऑफ 1 ईयर था और जिसमें सेम डे की बात होती थी, आप उन सवालों को भी इस मेथड से 100% एक्यूरेसी के साथ कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं एक नया कॉन्सेप्ट ना सीखूं, मतलब अगर आप ऑड डे के कॉन्सेप्ट से बचना चाहते हैं तो आप बिल्कुल इस मेथड से अप्लाई कर सकते हैं। बस यहाँ पे आपको 2 बार कैलकुलेशन करनी होगी, इतना ही करना होगा, क्योंकि वैसे क्वेश्चंस में भी बहुत बार ब्लफ किया होता है, पर ऑड डे के कॉन्सेप्ट से अगर उसने ब्लफ किया है तो फिर वहां पे ब्लफ चेक करने की जरूरत नहीं होती। तो चलिए इसके बाद का जो कॉन्सेप्ट है वो है रिपीटिशन ऑफ मंथ और रिपीटिशन ऑफ ईयर का कैलेंडर। उसको मैं अलग से एक वीडियो में डालने वाला हूं, क्योंकि वो एक ऐसा टॉपिक है जिसमें बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन होता है और बहुत सारे बच्चे उसमें उस सवाल को पेपर में गलत करके आते हैं। तो हम मिलते हैं अगले वीडियो में।